Hello friends, welcome to my YouTube channel Sonam Chemistry Classes. In this video, I will explain hybridization in solid state of covalent compounds. Let's begin our lecture. तो फ्रेंड, जैसा कि हम जानते हैं कि कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो यूजुअली गैसियस स्टेट में एक्सिस्ट करते हैं लाइक मीथेन, या फिर लिक्विड स्टेट में एक्सिस्ट करते हैं लाइक H2O। तो क्या कोवलेंट कंपाउंड सॉलिड स्टेट में भी एक्सिस्ट कर सकते हैं? यस, कोवलेंट कंपाउंड सॉलिड स्टेट में भी एक्सिस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ दो तरीके होते हैं जिसकी वजह से कोई भी कोवलेंट कंपाउंड अपने सॉलिड स्टेट में एक्सिस्ट कर सकता है। तो पहला तरीका होता है कोवलेंट सॉलिड की फॉर्म में, और दूसरा तरीका होता है कि कोई भी कोवलेंट मॉलिक्यूल अपने आयंस की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर एक सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। तो आइए पहला तरीका समझते हैं कि कैसे एक कोवलेंट कंपाउंड कोवलेंट सॉलिड में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई एक एटम है तो उसके जैसे कई सारे एटम्स क्या हों, आपस में मिलकर क्या हो जाए, पॉलीमराइज हो जाए, एंड वो क्या कर लें, 2 डायमेंशनल या फिर 3 डायमेंशनल नेटवर्क फॉर्म कर लें। इस 3 डायमेंशनल या फिर 2 डायमेंशनल नेटवर्क की वजह से क्या होगा, वो एक क्या हो जाएगा, एक सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई हमारे पास मॉलिक्यूल है, तो अगर कई एक जैसे मॉलिक्यूल आपस में या फिर डिफरेंट मॉलिक्यूल आपस में क्या हो जाए, पॉलीमराइज हो जाए और 2 डायमेंशनल या फिर 3 डायमेंशनल नेटवर्क फॉर्म कर लें, तो वो क्या हो जाएगा, एक सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। तो डायमंड क्या होता है, डायमंड एक परफेक्ट एग्जाम्पल होता है कोवलेंट सॉलिड का। इसमें क्या होता है कि जो डायमंड में कार्बन के जो एटम्स होते हैं, एक जैसे कई सारे एटम्स आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरलिंक हो जाते हैं थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, और इस इंटरलिंक की वजह से वो क्या करते हैं, एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क बना लेते हैं। इस 3 डायमेंशनल नेटवर्क के फॉर्म होने की वजह से जो डायमंड होता है वो एक क्या हो जाता है, एक सॉलिड की स्टेट में हो सॉलिड स्टेट में एक्सिस्ट करने लगता है। क्यों करने लगता है, बिकॉज कि इंटरलिंक होने की वजह से, आपस में बहुत सारे एटम्स इंटरलिंक होने की वजह से क्या हो जाते हैं, बहुत पास पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरा, तो ये हमारा पहला तरीका है जिससे कोई भी कोवलेंट कंपाउंड अपने सॉलिड स्टेट में एक्सिस्ट कर सकता है या फिर एक सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। दूसरा तरीका जो होता है वो हमारा होता है कि कोई भी कोवलेंट मॉलिक्यूल है, वो अगर गैसियस स्टेट में या फिर लिक्विड स्टेट में है, तो वो क्या करे, अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाए और क्या करें, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर ले। क्योंकि हम जानते हैं कि यूजुअली जितने भी कॉम्प्लेक्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में एक्सिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से एक कोवलेंट कंपाउंड अपने सॉलिड स्टेट में एक्सिस्ट कर सकता है। तो इस वीडियो में हम इसी वाले जो सेकंड वे है इसी पर बात करेंगे, क्योंकि जो हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी होती है सॉलिड स्टेट की किसी भी कॉम्पिटेटिव या फिर किसी भी चीज़ एग्ज़ाम के लिए, तो हमें यूजुअली यही वाला पूछा जाता है जिसमें हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं किसी कोवलेंट कंपाउंड के सॉलिड स्टेट की। तो आइए समझते हैं कि किसी कोवलेंट मॉलिक्यूल को उसके आयंस में ब्रेक डाउन करके कैसे एक सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक वेल नोन कंपाउंड लिया है, डेट इज़ PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड गैस। तो हम जानते हैं कि जो PCl5 होता है वो अपने गैसियस स्टेट में एक्सिस्ट करता है। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन हम निकालते हैं वो क्या होती है, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होती है। मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाया है, तो अगर आपको समझना है कि मैंने इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाली तो आप मेरे पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं। ऑल्सो मैंने शॉर्ट वीडियो में भी इसके नोट्स अपलोड किए, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मोर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ये इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है, sp3dz² होती है। dz² का मतलब कि जो d ऑर्बिटल होता है वो कौन सा होता है sp3d में, dz² होता है। जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है उसमें जो d ऑर्बिटल होता है वो कौन सा होता है, dz² हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो अगर हमें PCl5 की उसके सॉलिड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन निकालनी हो तो क्या वो हाइब्रिडाइजेशन sp3d ही आएगी।
तो आइए समझते हैं क्या उसके सॉलिड स्टेट में भी उसके हाइब्रिडाइजेशन sp3d आएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले PCl5 को उसके सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करेंगे बाय उसके PCl5 को उसके आयंस में सबसे पहले हमें उसके क्या करना होगा, ब्रेक डाउन करना होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि PCl5 में किस तरीके से बॉन्ड फ्यूजन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो अपने आयंस में कन्वर्ट होगा। तो जो बॉन्ड फ्यूजन होता है, पहले आइए समझते हैं कि इससे पहले हमें समझने से पहले ये जानना होगा कि बॉन्ड फ्यूजन कितने टाइप के होंगे। तो यहाँ पर जो PCl5 है, PCl5 क्या कर सकता है, PCl5 दो तरीके से अपने बॉन्ड को तोड़ सकता है। पहला होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन के थ्रू और सेकंड हमारा हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन के थ्रू। अगर वो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन के थ्रू अपने बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेगा तो क्या होगा, वो आयंस में तो ऑफ कोर्स कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर उससे अपने आयंस में कन्वर्ट होना है तो क्या करना पड़ेगा, उससे हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें जो PCl5 अगर वो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन करे, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन का मतलब होगा कि जो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, दोनों एटम्स के बीच जिनके बीच बॉन्ड बना है उसमें उसमें इक्वली शेयर होंगे। इसमें देखिए जैसे कि यहाँ पर हमारे दो बॉन्ड ब्रेक डाउन होंगे। अगर ये होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन करता है तो यहाँ पर ये दो बॉन्ड ब्रेक डाउन, यहाँ पर दोनों बॉन्ड ये वाले ब्रेक होंगे और ये दोनों बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाएंगे, इक्वली शेयर हो जाएंगे फॉस्फोरस और क्लोरीन के बीच में। तो यहाँ पर ये दोनों बॉन्ड अगर ब्रेक होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फॉस्फोरस के पास जाएगा। इसकी वजह से फॉस्फोरस के पास क्या हो जाएंगे, हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे फॉस्फोरस के। एंड ये जो क्लोरीन है जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है वो आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगी, Cl2 गैस बना लेंगी। क्योंकि हमारे पास फॉस्फोरस के पास दो इलेक्ट्रॉन है इन द एज लोन पेयर, वो क्या हो जाएगा, PCl3 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हमने देखा कि ये होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन से क्या होगा, PCl3 और Cl2 बना लेगा। लेकिन अगर PCl5 हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन से अपने बॉन्ड को ब्रेक करता है तो क्या होगा, इसमें ये सिर्फ एक बॉन्ड ब्रेक करेगा और इस बॉन्ड में जो Cl होगा, Cl बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले लेगा। क्यों, क्योंकि जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन फॉस्फोरस, जिसकी वजह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, क्लोरीन के पास चले जाएंगे और फॉस्फोरस के पास कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पर Cl ने क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं तो Cl पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर हमें एक इम्पोर्टेंट बात और समझनी है कि जो हमारे नॉन मेटल होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जो हमारे नॉन मेटल होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या करते हैं, लिगेंड की तरह वर्क करते हैं। लिगेंड का मतलब होता है, हम जानते हैं जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, लिगेंड हम क्या करते हैं, लिगेंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, जिसमें कि लिगेंड क्या होता है, लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन डोनर होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को। तो जब कोई भी हमारा नॉन मेटल होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है वो क्या करते हैं, एक लिगेंड की तरह एक्ट करने लगता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो Cl भी क्या है, एक नॉन मेटल है, इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या करेगा, एक लिगेंड की तरह वर्क करेगा। लिगेंड यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनर। तो ये लिगेंड क्या करेगा, यानी कि Cl नेगेटिव एक और PCl5 के साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ पर PCl5 जो होगा हमारा एक लिगेंड एक्सेप्टर के फॉर्म में एक्ट करेगा। तो ये PCl5 का मॉलिक्यूल जब Cl नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा जो कि एक लिगेंड है, तो ये क्या करेंगे, आपस में मिलकर PCl6 बना लेंगे, PCl6 नेगेटिव बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारे दो आयंस फॉर्म होंगे इस कंप्लीट रिएक्शन में। यहाँ से हमारा PCl4 कैटायन फॉर्म हुआ है और फिर दूसरे स्टेप में जब Cl नेगेटिव ने PCl5 के साथ रिएक्ट करा तो एक हमारे यहाँ पर एनायन फॉर्म हुआ है, यानी कि हमें कैटायन भी मिल गया है और एक हमें एनायन भी मिल गया है। अब क्या होगा कि ये जो कैटायन है ये एनायन के साथ आपस में क्या होंगे, एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में जुड़ जाएंगे।
एक स्ट्रॉन्ग आयोनिक इंटरेक्शन की वजह से एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। अब ये जो स्ट्रॉन्ग आयोनिक इंटरेक्शन होता है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि वो क्या करेगा, इस कॉम्प्लेक्स को एक सॉलिड में कन्वर्ट कर देगा। इस तरीके से जो PCl5 हो जाएगा, एक PCl5 जो गैस थी वो क्या कर PCl5 गैस ने क्या करा, अपने अपने आप को अपने आयंस में ब्रेक डाउन करा, जो कि हमने 2 स्टेप देखा। पहला स्टेप में क्या हुआ, हमारा कैटायन फॉर्म हुआ, और दूसरे स्टेप में हमारा एनायन फॉर्म हुआ, और फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ जिसमें स्ट्रॉन्ग आयनिक इंटरेक्शन की वजह से PCl5 गैस क्या हो गई, सॉलिड में कन्वर्ट हो गई। तो हमने ये तो देख लिया कि PCl5 गैस अपने सॉलिड में कन्वर्ट हो गई। तो क्या अब हम ये देखते हैं कि जो ये PCl5 का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है, इसमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्या इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगी इसके PCl5 गैस की तरह। आइए समझते हैं। फ्रेंड्स, हम इस कॉम्प्लेक्स में जो कैटायन है उसके लिए हम अलग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, और जो हमारा एनायन है उसके लिए हम अलग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन हम क्या किससे निकालेंगे, फॉर्मूला मेथड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या है ये, मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी समझाया था। क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल का निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है हमारा, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट साइड एटम प्लस एनायोनिक चार्ज माइनस कैटायोनिक चार्ज। तो इस फॉर्मूले को हम यूज़ करके कैटायन का अलग कॉम्प्लेक्स जो है हमारा फॉर्म हुआ है PCl4 का, हम उसमें PCl5 का तो इसमें जो कैटायन है हम उसके लिए अलग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, एंड PCl6 नेगेटिव इसके लिए हम अलग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो फॉर्मूला यूज़ करके मैं PCl4 प्लस का हाइब्रिडाइजेशन आपको निकाल के दिखाती हूँ। PCl6 नेगेटिव का आप खुद ट्राई करेंगे इस फॉर्मूले मेथड से। PCl4 जो है, PCl4 का मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ PCl4 प्लस का। तो हमारा जो फॉर्मूला है यूज़ करके हाफ, तो इसके लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। तो वी नो दैट कि फॉस्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, डेट इज़ 5। तो 5 प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट साइड एटम। तो यहाँ पर क्या फॉस्फोरस के साथ कोई मोनोवेलेंट साइड एटम जुड़ा है, यस ऑफ कोर्स। ये Cl जो है क्या है, हमारा मोनोवेलेंट एटम है। तो यहाँ पर हमारे टोटल कितने मोनोवेलेंट साइड एटम है, टोटल 4 मोनोवेलेंट साइड एटम है। तो हम इन्हें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो +4 आ जाएगा। और अगर हमारे पास कोई एनायनिक चार्ज है, तो अगर हमारे पास एनायनिक चार्ज है तो हम क्या करेंगे, उसे ऐड कर लेंगे। और अगर हमारे पास कैटायनिक चार्ज है मॉलिक्यूल के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, उसे माइनस कर देंगे। तो हमारे ये जो है ये कैटायन है, तो इसके ऊपर क्या है, कैटायनिक चार्ज है, कितना है, +1 है। तो हम इसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5 + 4 9, 9 - 1 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ जाएगा 4 का मतलब हो, तो 4 का मतलब होगा यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो PCl4 प्लस में क्या होगी, हमारी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो हम जानते हैं कि जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। तो PCl6 नेगेटिव की यहाँ पर sp3d2 निकल कर आएगी। आप इस फॉर्मूले मेथड को यूज़ करके इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, एंड फिर इसकी जो ज्योमेट्री निकलेगी वो क्या आएगी, ऑक्टाहेड्रल आएगी। तो अगर हमें बतानी हो कि PCl5 की जो सॉलिड स्टेट है, तो क्या उसमें हाइब्रिडाइजेशन हमारी sp3d आएगी। तो हम क्या बताएंगे कि जो PCl5 होता है उसमें उसकी सॉलिड स्टेट में हम उसकी कैटायन के लिए उसकी अलग हाइब्रिडाइजेशन आएगी, और उसके एनायन की अलग हाइब्रिडाइजेशन आएगी। उसके कैटायन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 होगी, और उसके कैटायन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d2 होगी। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट नोट आता है कि जो PCl5 होता है वो PCl5 क्यों अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो रहा है।
तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके ऊपर या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के जो मॉलिक्यूल होते हैं या फिर स्टेरिक नंबर 5 के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं, क्योंकि वो एक इंटरमीडिएट की तरह वर्क करते हैं। इन केमिस्ट्री हम क्या मानते हैं उन्हें, वो क्या होते हैं, लेस स्टेबल कंसीडर किए जाते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं, डिसप्रोपोर्शनेट हो जाते हैं स्टेबल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं जो PCl5 है वो क्या है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, ये क्या है, ये sp3 यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, और ये जो sp3d2 है यानी कि कोऑर्डिनेशन 6 में क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। ये क्या करेंगे हम, ये जो होता है केमिस्ट्री में स्टेबल कंसीडर किए जाते हैं इन कंपैरिजन विद कोऑर्डिनेशन नंबर 5। तो आज की वीडियो में हमने ये समझा कि PCl5 जो होता है यानी हम PCl5 हम कैसे सॉलिड स्टेट में हम उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, और हमने ये समझा कि कैसे कोई कोवलेंट कंपाउंड अपने सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऑल्सो जो शॉर्ट वीडियो है आप उन्हें भी चेकआउट कीजिए, और ये लॉन्ग फॉर्म को भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।